हेलो एवरीवन, मैं एम के मेहरा फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरा बेटा, आपको वीडियो जो है वो कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो ही जो है वो आपको इसमें दिया हुआ मैटर समझ में आएगा और उसके बाद में जो है वो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उनका नेचर कैसा है, उनके द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ कौन कौन सी होंगी, उसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली जब आप आगे की रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे, आगे का अपन जो वीडियो देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आएगा तो ही आगे का मैटर समझ में आएगा। तो इसे बड़े ध्यान से आपको समझना है और देखना है। तो बेटा, इसमें फर्स्ट है जो अब है देखेंगे, इसमें कार्बोनिल समूह की कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, इसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। बड़े इसमें पहले जो है वो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो अपने को लिखने हैं और संरचना भी इसको देनी है कि संरचना किस प्रकार की होती है। तो पहले संरचना समझ लें, उसके बाद में आप उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट लिखेंगे, बाद में वो संरचना बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं संरचना समझा रहा हूँ, अभी ये बनाना नहीं है। पहले थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है, उसके बाद में संरचना बनानी है। क्लियर है? कार्बोनिल यौगिकों में क्या होता है, उसकी संरचना अगर देखी जाए कार्बोनिल समूह की, तो यहाँ जो है ये एक प्लेन में होते हैं। इसमें प्लेन की संरचना किस तरीके से होती है कि कार्बन कार्बन जो है वो पी ब्लॉक का होता है। तो इस तरीके से इसमें एक कक्षक तो प्लेन में ये होता है, जहाँ अपना क्या रखा हुआ होता है, कार्बन। ठीक है, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन। बेटा अभी बनाना नहीं है, अभी रफ संरचनाएं मैं ले रहा हूँ, ध्यान रखना, पहले समझना आएगी, नहीं काटा पीटी होगी कॉपी में। पी ब्लॉक, ऐसे इस ऑक्सीजन की जो है वो पी ब्लॉक का होता है, ऑक्सीजन जो है वो पी ब्लॉक का होता है, तो उसकी संरचना डबलाकार कक्षक की। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये लौब इनकी, और कार्बन के साथ जो है, जब कार्बन की संरचना अपनी क्या है, ये है कार्बोनिल, ये है सी डबल बॉन्ड ओ, जिसमें एक पाई है और एक सिग्मा है। ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन की लौब। इस कार्बन के साथ दो दो सिग्मा बंद होते हैं। ठीक है, तो ये जो लौब आपस में होती हैं ये परस्पर क्या होती हैं, अतिव्यापित होती हैं, और उससे क्या बनता है, पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस संरचना को जो है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है, जो अपनी संरचनाएं ले रही हैं। तो यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें एक पाई और सिग्मा है, तो मुझे पाई बंध दर्शाना है, कार्बन और ऑक्सीजन। इस कार्बन की एक लौब ये, और ऑक्सीजन की एक लौब ये। ठीक है, और इस कार्बन के साथ जो एक बंध दिया हुआ है वो ये, और इस कार्बन के साथ एक बंध है वो ये। अब ये जो दो लोब हैं, ये दोनों लोब परस्पर अतिव्यापित होकर, ये दोनों लोब परस्पर अतिव्यापित होकर किसका निर्माण करेंगी, पाई बंध का। ऊपर और नीचे अतिव्यापित होंगी, पाई बंध बनाएंगी, और ये क्या बनाएगा, सिग्मा बंध। ठीक है, इसमें इस ऑक्सीजन के पास जो है वो दो लोन पेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन दो लोन पेयर रखता है। ये क्या है आपका, सिग्मा बंध, ये सिग्मा, ये सिग्मा बंध। ठीक है, अब इस कार्बन परमाणु के पास देखा जाए तो देखो, एक, दो और तीन, तीन सिग्मा, एक पाई। और अपन ने संकरण में पढ़ा है कि जब किसी भी केंद्रीय परमाणु का संकरण निकाला जाता है तो संकरण के निर्धारण में केवल और केवल सिग्मा बंध भाग लेते हैं, और इसके अलावा लोन पेयर, अगर लोन पेयर उपस्थित है तो पाई बंध संकरण के निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ इसके पास एक, दो और तीन, तीन सिग्मा बंध है कार्बन के पास, पाई संकरण में निर्धारण में प्रयुक्त नहीं होता है, तो तीन सिग्मा है, तो इसका संकरण क्या हो गया, इसका संकरण हो गया sp2। इसे यूं कहा जा सकता है sp2 और
sp2। ये संकरण किसका है? केंद्रीय कार्बन परमाणु का। ठीक है, अब ये सारा एक प्लेन में है, ये प्लेनर संरचना है बेटा, ये पूरा एक प्लेन में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से ये संरचना जो है, जब ये लौह अतिव्यापित हो गई तो ये संरचना हो गई इस तरीके से। ये सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, ये सिग्मा किसके साथ है? कार्बन के साथ। और इधर जो है वो क्या जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन, एकल बंध के साथ ऑक्सीजन। और ये संरचना पाई बंध। जब अतिव्यापन हुआ तो इसे इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। ये किसको दर्शा रहा है? पाई बंध को, जब अतिव्यापन हुआ। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर है। ये आपका sp2 और ये हो गया पाई बंध। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब इन संरचनाओं में जब ये संरचना दी हुई अपने पास, ये संरचना निकल के आई, तो इन और संरचनाओं से निष्कर्ष निकाला जाता है उसमें ये कि कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। जब अतिव्यापन होकर बना, डबल बॉन्ड बना, पाई बंध बन गया। और ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर, एक बंध ये है और एक बंध ये है। ठीक है, तो यहाँ इन बंधों के बीच में जो बंध कोण है, इसका ये बंध कोण, इस बंध कोण का मान होता है 120 डिग्री। इस कार्बन और इसके बीच का बंध कोण ये 120 डिग्री, और इसके और इस कार्बन के बीच का बंध कोण 120 डिग्री, 120 डिग्री ये होता है। ठीक है, sp2 संकरण में बंध कोण का मान 120 डिग्री ही होता है। तो यहाँ बंध कोण की स्थिति 120 डिग्री, जिसमें 3 सिग्मा है, तो संकरण किया हुआ इसका sp2। ठीक है, तो ये जो है वो कार्बोनिल समूह की जो अपने पास संरचना होती है। क्लियर? तो यहाँ पहले जो है बेटा इसका थ्योरेटिकल पॉइंट, अपने को थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है। उसके बाद में ये चीज़ें, या आप जिसने लिखना शुरू कर रखा हो वो पहले ये बना सकता है, उसके बाद में थ्योरेटिकल पॉइंट लिख सकता है। तो पहले आपको क्या करना है? थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है। तो जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो लिखो, उसके बाद में ये संरचना बनानी है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। sp2 संकृत अवस्था में होता है। तथा 3 सिग्मा आबंध, तथा 3 सिग्मा आबंध, ये और ये और ये, इस तरीके से ये 3 सिग्मा आबंध, 3 सिग्मा आबंध का निर्माण करता है। तीन सिग्मा आबंध का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट, कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन, चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाला दिया हुआ है, जो अपन ने ये पाईबंद बनाया है, ये है इसका चौथा। कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकृत पी कक्षक में, कार्बन के असंकृत पी कक्षक में होता है। असंकृत पी कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ, यानी ये वाला है, ये पी कक्षक है, ऑक्सीजन का पी कक्षक है और कार्बन का पी कक्षक है, तथा ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ
अतिव्यापन करके, यानी ऊपर वाली लोब ऊपर वाले से अतिव्यापित होती है और नीचे वाली लोब नीचे वाली से अतिव्यापित होती है। अतिव्यापन करके क्या बना रही है? एक पाई बंधन। अतिव्यापन करके एक पाई आबंध का निर्माण करती है। पाई आबंध का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर, यहां बेटा ऑक्सीजन परमाणु पे क्या दिख रहे हैं? दो लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये थियोरेटिकल एग्जाम में तो ठीक है अपन ये भी ले लेते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये शब्द नहीं दिया हुआ हो। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म शब्द ना देकर यहाँ पे एक शब्द और कहाँ मिल सकता है, एक टर्म को कहाँ मिल सकता है, इनको बोला जाता है। ये तो सारे हैं बंध में बनाने में भाग लेने वाले, बंध में भाग ले रहे हैं, बंध बना रहे हैं कुछ ना कुछ, ये बंध नहीं बना रहे, ठीक है। ये लोन पेयर और लेन पेयर, तो इसे यू जो है वो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहा जाता है। जो बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं हो रहे इस समय, वो क्या है? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ब्रैकेट में कर लेना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बाद में ब्रैकेट में कर लेना अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। ब्रैकेट में लिखोगे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और ब्रैकेट बंद। उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा, इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित तीन परमाणु, इससे आबंधित तीन परमाणु एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एवं पाई इलेक्ट्रॉन अब्र, ये वाले, एवं पाई इलेक्ट्रॉन अब्र इस तल के ऊपर एवं नीचे होता है। जैसे ये एवं पाई इलेक्ट्रॉन अब्र, पाई इलेक्ट्रॉन अब्र इस तल के ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे होता है। जैसे ये कंडीशन हो गई, दूसरी दिख रही है, इस तरीके से पाई बंद बनाई और ये स्थिति ऐसी होगी, ऊपर और नीचे होता है। एवं बंद कोण लगभग 120 डिग्री, बंद कोण कितना आ रहा है अपने पास, देखो यहाँ 120 डिग्री, बंद कोण लगभग 120 डिग्री का होता है। एक 120 डिग्री का होता है। एवं इसकी संरचना, एवं इसकी संरचना, संरचना बेटा होती है इसकी समतल त्रिकोणीय,
संरचना समतल त्रिकोणीय होती है। समतल त्रिकोणीय होती है। ठीक है। इसके बाद में जो है बेटा आप ये संरचनाएं, इन पॉइंटों के नीचे ये संरचना बना होगी। जो डायग्राम अपने को दिया हुआ है ये डायग्राम बनाएंगे और फटाफट ये डायग्राम बनाएं कि किस तरीके से इसमें पाई लोब अतिव्यापित होती हैं, कितने बंद जो हैं वो प्रयुक्त हो रहे हैं। अतिव्यापन हुआ तो उसमें पाई बंद ऊपर नीचे बन रहा है, बंद कोण का मान 120 डिग्री है कि नहीं। और संरचना क्या हुई अपनी समतल त्रिकोणीय। तो इस तरीके से जो है कार्बोनिल समूह की जो है वो प्रकृति को समझाया जाता है इसमें। और इस संरचना के द्वारा ही जो है अपन कार्बोनिल समूह की जो अनुनादी संरचना होती है उसका जो अनुनादी संकर होता है उसको भी समझाते हैं। इसी के द्वारा समझाया जाता है सारा का सारा। तो अपने को ये संरचना जरूरी है कि ये किस प्रकार निर्मित होती है। क्लियर है। फिर इसमें इसका द्विध्रुवा गुण भी समझा सकते हैं। इसमें कार्बन परमाणु किस प्रकार का कार्य करता है, ऑक्सीजन किसका कार्य करता है, द्विध्रुवा गुण निर्मित होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो सभी चीजें जो हैं वो यहाँ से निर्धारित की जाती हैं। यहां तक बन गया होगा बेटा। इसके नीचे अभी संरचना के नीचे अपने को अगला पॉइंट लिखना है। वो लिखो कार्बन की अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युतनता, ऑक्सीजन की विद्युतनता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध, कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध ब्रैकेट में करना बताइए, कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध। ठीक है, ब्रैकेट में करना है इसको, संरचना को ब्रैकेट में, कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध ब्रैकेट में कर देना। ये बना के ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित हो जाता है। अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन कार्बोनिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, अब बेटा यहाँ पे एक टर्म काम यही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। पहले थोड़ी लिखते हैं उसके बाद में समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, और इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र इसके आगे ब्रैकेट में लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र को कहा जाता है हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल। आगे ब्रैकेट में लिखोगे लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र और ब्रैकेट में लुईस अम्ल। और ब्रैकेट में कर लेना, और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन, और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन
एक नाभिक स्नेही केंद्र, एक नाभिक स्नेही केंद्र, और नाभिक स्नेही केंद्र आगे बेटा जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा लुईस, ब्रैकेट में लिखना लुईस शार, नाभिक स्नेही केंद्र लुईस शार, ब्रैकेट बंद कर देना, लुईस शार लिख के, की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जिसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। अब किस तरीके से बेटा देखो इसमें, यहाँ समझो, यहाँ पे शब्द भी आए, कुछ टर्म भी आई हैं, वो भी अपने को समझनी है। देखो कार्बोनिल समूह है ये, कार्बोनिल समूह में कार्बन की जो अभी अपन ने संरचना देखी है, इसकी प्रकृति, और ये इसमें क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों की विद्युतता में अंतर होता है। कार्बन की जो ईएन है ये कम होती है, जबकि ऑक्सीजन की जो ईएन है वो ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतता ज्यादा है, कार्बन परमाणु की विद्युतता कम है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन परमाणु लेगा। अपने पास स्थिति है, क्योंकि ये स्थिति है, तो अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थानांतरित होंगे? इधर की ओर। ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, तो जैसे ही पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ग्रहण किए तो बंद टूटा, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कार्बन पे क्या आया? आंशिक पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे आया आंशिक नेगेटिव। क्लियर? इस तरीके से ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब जो ये स्थिति हो गई, इसे ही कहा जाता है इसकी द्विआबंधीय द्विध्रुवीय प्रकृति, यानी द्विआबंध जो है वो ध्रुवित हो गया, एक पे प्लस आ गया और एक पे माइनस आ गया। या इसे आप सीधा भी कर सकते हो, कुछ बुक्स में इसको यूं भी किया हुआ है, जैसे कि प्लस है और माइनस है, इसने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो प्लस और माइनस, आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव। क्लियर स्थिति? तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसमें। अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर गमन कर रहा है। तो ये संरचनाएं हो गई। अब ये दोनों परस्पर अनादि संरचना, इसने वापस इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने वापस इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो वापस स्थिति ये बन जाएगी, द्विबंध वाली स्थिति निर्मित हो जाएगी। क्लियर है? तो ये स्थिति अपने पास निकल के आती है। तो ये जो संरचनाएं हैं दोनों, ये कार्बोनिल समूह की जो है वो अनुनादी संकर अवस्था भी, अनुनादी संरचनाएं भी हैं। कि अनुनादी संरचना क्या है कार्बोनिल समूह की? वो ये है, एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती रहती है। ये इसमें बदल गया और ये इसमें वापस बदल गया। ठीक है? हुआ किस तरीके से कि ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो पाईबंद इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? ऑक्सीजन ने ले लिए। पाईबंद इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? ऑक्सीजन ने ले लिए। ठीक है? दूसरा, कार्बोनिल समूह जो दिया हुआ है, अब यहां बात करें, देखो इसके ऊपर चार्ज क्या आया? प्लस का। इस पे चार्ज क्या आया है? माइनस का। उसका रीजन ये दे चुका मैं। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन किसकी तरह व्यवहार करता है? ये कार्बन काम करता है लुईस अम्ल की भांति, और ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये काम करता है किसकी भांति? लुईस क्षार की भांति। मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ये बोला, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल क्या है बेटा? लुईस अम्ल जो है, अब ये सारा समझने का पोर्शन है। लुईस अम्ल, लुईस अम्ल वो होता है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो, या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही जो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किसका व्यवहार करता है? लुईस अम्ल का। ये तो है लुईस अम्ल को। लुईस क्षार क्या है? जिसके पास क्या हो? लोन पेयर उपस्थित हो, लोन पेयर उपस्थित हो, या
नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो और इस लुईस क्षार का अष्टक पूर्ण हो। अष्टक पूर्ण हो, ये लुईस क्षार की विशेषता होती है कि लुईस क्षार का क्या होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक पूर्ण होने के साथ साथ वो क्या रखता हो, लोन पेयर रखता हो, या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो। तो वो स्पीशीज किसका काम करती है, लुईस क्षार का काम करती है। तो ये जो चीजें हैं वो लुईस क्षार के लिए होती हैं। ये अपना लुईस क्षार का है। अब यहाँ जो है मैंने फिर दो शब्द काम में लिए हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया लुईस क्षार क्या है। अब यहाँ फिर एक शब्द मैंने काम में लिया है, एक होता है नाभिक स्नेही और एक बोला मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही। दो शब्द काम में लिए, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, कार्बन। नाभिक स्नेही कौन है, ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दो शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कंफ्यूजन चलता रहता है अमूमन। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं, इसको अपने अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति जो है वो गरीब है, बी व्यक्ति के पास जो है वो पैसा अधिक है। ठीक है, अब समझने का है अपना यहाँ तरीका वो ये कि दो व्यक्ति आप तुलना कर रहे हो ए और बी से। अब ए व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, बी व्यक्ति के पास जो है वो पैसे की अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पैसा जो है वो क्या है, अपनी यहाँ केमिस्ट्री भाषा में पैसा मैं किसके लिए काम ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इसके पास बी के पास पैसा ज़्यादा है, ए के पास पैसा कम है। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब जिसके पास पैसा ज़्यादा है, फिलहाल अब इसको ज़्यादा आप जोड़ना नहीं, तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो अपने पैसे किसको ट्रांसफ़र करेगा, जिसके पास पैसे कम है। या उल्टा कह लो कि जिसके पास पैसा कम है वो कहाँ जाएगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा है। यही है। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, यानी पैसा कम है। तो ये बी किसको पैसा देगा, ए को देगा, क्योंकि ए के पास इलेक्ट्रॉन कम है, बी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन कम है, अपनी यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है उसको किससे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम है उसको दर्शाते हैं प्लस से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको किससे दर्शाते हैं, माइनस से। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से, बी से कहाँ जा रहा है, ए की तरफ। इलेक्ट्रॉन बी से कहाँ जा रहा है, ए की तरफ। पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है। तो ये किससे लगाव रख रहा है, प्लस से, इसी को तो दे रहा है। ठीक है, तो लगाव इससे हो गया। और प्लस को बोला जाता है न्यूक्लियस। अपने न्यूक्लियस नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। रफली है, समझने का एक तरीका है, पैटर्न है ये। न्यूक्लियस पे आवेश कौन सा होता है, प्लस का, प्लस। तो इसका व्यवहार, इस बी का व्यवहार कैसा हो गया, नाभिक स्नेही। ये इससे लगाव रखता है क्योंकि इसके पास पैसे की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बी कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही, नाभिक से इसको लगाव है। ये साइकिल ऐसा हो गया। अब ए की कहानी में आओ तो ए जो है वो कहाँ जा रहा है, बी के पास। ए कहाँ जा रहा है, तो ये भी तो कुछ मूवमेंट देगा ही। ये थोड़ी है कि बी अपने आप ही बैठा है और उसको जो है वो सपना आया कि नहीं मुझे ए को पैसे दे के आने, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ रिएक्टिविटी कौन देगा, ए भी तो देगा। दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तभी तो रिएक्टिविटी आती है। सपना थोड़ी आता है इसको कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास पैसे की कमी है, चलो इसको मैं देखे आता हूँ। ये थोड़ी होता है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन्हें जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो दिशा निर्देश मिलेगा। और दिशा निर्देश क्या है, वही प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता। तो जुड़ने के लिए सारा रोल कौन अदा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन इस ए को दिया। कब दिया, ये तभी देगा जब ये ए इसके पास आया होगा, इसने रिक्वेस्ट की होगी, इससे जो है वो मदद मांगी होगी कि मुझे पैसा चाहिए। तो ये ए इसके पास आता है, किसके पास, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ए इसके पास आया। तो यहाँ बी के ऊपर क्या है, माइनस, पैसा ज़्यादा। तो इसको इससे लगाव है।
पैसे से लगाव कि पैसा चाहिए मुझे। तो इसका व्यवहार, पैसा ज़्यादा है, इसको क्या कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका व्यवहार हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको पैसे से लगाव है। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, और बी हो गया आपका नाभिक स्नेही, क्योंकि इसको किससे, नाभिक से लगाव, इसको किससे, इलेक्ट्रॉन से लगाव, एक दूसरे विपरीत नेचर को ही एक दूसरे से लगाव हो रहा है, यहाँ प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन, पैसे वाले को पैसे वाले से लगाव है, और जिसके पास पैसे की कमी है उसको पैसे की कमी वाले से लगाव है, कि तेरे पास भी कमी है पैसे की, मेरे पास भी कमी है, चल तू भी मुझे पैसा दे, मैं भी तुझे पैसा दूँ, पैसे दोनों के पास कमी है तो कहाँ से देंगे, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहाँ से देंगे। तो नेचर अलग अलग होना चाहिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक के पास पैसा ज़्यादा है, दूसरे के पास पैसा कम है, तभी उनके बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। बॉन्ड बनने के लिए अपने पास ये आवश्यक शर्त है, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति। ठीक है, अब बी इलेक्ट्रॉन, बी पैसा कब देगा, तो उसकी शर्तें हैं ये, कि ये बी पैसा तभी दे सकता है जब उसका क्या हो, खुद का स्टॉक पूरा, खुद के पास उसने पूरा खुद की जो है वो जितनी भी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए उसने आवश्यक पूरा पैसा जमा कर रखा है। उसके बाद में उसके पास पैसा बचा हुआ है, तो उसके बाद में पैसा बचा हुआ वो क्या है, उसका लोन पेयर, या फिर क्या है, उसका नेगेटिव चार्ज। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति के अंदर बी किसका काम करेगा, लुईस शार का, यानी नाभिक स्नेही का, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब इसके पास है, के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी है, तो बेचारा इसका तो व्यवहार पैसे लेने का ही होगा। तो इस तरीके से, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी यूँ कह सकता हूँ जो लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कैसा हो गया, नाभिक, नाभिक या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और लुईस क्षार कैसा हो गया, नाभिक स्नेही। तो लुईस अम्ल है इलेक्ट्रॉन स्नेही और लुईस क्षार है आपका नाभिक स्नेही। ये इनका नेचर, ये इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप जो भी पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को, उस पॉइंट के नीचे ये बना सकते हैं। ये जो मैं रफली कर रहा हूँ बेटा, ये जो मैंने लिखा है, ये इधर देखो, ये जो लिखा है मैंने, ये वाला सारा ये पोर्शन, ये केवल अपने को समझने के लिए, याद रखने के लिए, वहाँ एग्जाम में इसको नहीं बताना है। अपने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने में ये अपनी ये चीज़ें मदद करती हैं। यानी लुईस अम्ल कैसा है, ये हिंट होते हैं जैसे याद रखने समझने के लिए। तो लुईस अम्ल वो होता है जिसकी प्रवृत्ति क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही। लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन होते हैं, वही ऐसी स्थिति होनी चाहिए। लुईस क्षार कौन है, लुईस क्षार कौन है, उसकी स्थिति कैसी हो गई, लुईस क्षार जो है उसकी हो गई नाभिक, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो ये तो आपको रफली याद रखना है ये सारी चीजें। अगर आपको नाभिक संरचना समझानी है उसकी कार्बोनिल की, तो केवल ये पोर्शन ये ही बनाना है। तो मैंने जो भी थ्योरी में बताया, थ्योरी में जो पॉइंट्स लिखाए हैं उनको समझना है, तो उनके लिए ये चीजें बनाई हुई है, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है। तो जिसको हिंट के रूप में याद रखना हो वो ये बना सकता है रफली, एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो केवल ये बना के आना है, ये संरचना। फटाफट जो है इसे जल्दी से बनाएं। तो यहाँ जो है अपना ये इस तरीके से कार्बोनिल समूह की जो संरचना है उसका हिस्सा ये कंप्लीट होता है कि किस तरीके से ये संरचना इसमें प्रदर्शित करता है। अब इसी में जो है बेटा आगे जो अपन टॉपिक देखेंगे अब वो है इन कार्बोनिल यौगिकों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनकी केमिकल्स रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कार्बोनिल यौगिकों द्वारा दी जाती हैं। तो फर्स्ट यहाँ नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं।
रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, पहले वो आप पॉइंट लिखो इसमें थ्योरेटिकल, उसके बाद देखते हैं इसमें। कार्बोनिल यौगिकों द्वारा निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं। अब बेटा पहले देखो इसमें, या साथ साथ लिख सकते हो आप, साथ साथ लिख भी लो। अब इसमें कार्बोनिल यौगिकों द्वारा कौन कौन सी अभिक्रियाएं दी जाती हैं, कौन कौन सी हैं, तो अपने को सारी पहले एक साथ लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट इसमें ए है, वो है एक तो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरी है इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। तीसरी सी है इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कॉमा अपचयन, ऑक्सीकरण कॉमा अपचयन कॉमा हैलोजनीकरण, ऑक्सीकरण कॉमा अपचयन कॉमा हैलोजनीकरण। नंबर 4 डी, चौथी किस प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती है इसमें। नंबर 4 है डी, केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं, केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं। और आखिरी है इसमें नंबर 5 ई, केवल कीटोनों द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं, केवल कीटोनों द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं। तो इस तरीके से ये 5 अभिक्रियाएं हो गई, नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन, फिर है आपकी तीसरी में ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण, केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली और केवल कीटोनों द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया। तो इन 5 अभिक्रियाओं में बांटा हुआ है कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाओं को। तो इनको अपने को 5 हिस्से में इन अभिक्रियाओं को पढ़ना है। ठीक है, अब ये इसमें जो है वो पहला हिस्सा लेंगे अपन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं क्या है और इन अभिक्रियाओं में किन किन को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। फर्स्ट हेडिंग है अपनी ए, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं।
नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखो बेटा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, इसको देखा जाए तो इसको अगर समझें तो इसको देखने के लिए सबसे पहले एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लो, आप एक थ्योरेटिकल लाइन लिख लो, इस हेडिंग के नीचे एक थ्योरेटिकल लाइन लिखो। एल्डिहाइड तथा कीटोनों द्वारा यानी CHO और C डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड और कीटोनों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। जिसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। अब इसे जो बेटा है वो अपन दो हिस्सों में पढ़ेंगे इस चीज को। पहला हिस्सा तो होगा वो होगा नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया है उनकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, तो पहले अपने समझने का पोर्शन है वो समझना है आपको वो चीजें। पहले तो देखेंगे नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, सबसे पहले इसकी क्या देखी जाएगी, क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, और क्रियाविधि से ही जो है बेटा अपने को लगभग इसके आंसर सारे क्लियर हो जाएंगे, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको समझाना भी उतना ही आसान हो जाएगा। तो क्रियाविधि में क्या है, जैसे कार्बोनिल यौगिक है, पढ़ लिया अपन ने, ये बस उसी को जोड़ना है बाकी, C डबल बॉन्ड O। इस कार्बोनिल यौगिक में चूंकि कार्बन की जो En है वो कम होती है और ऑक्सीजन की जो है वो En ज्यादा होती है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन परमाणु लेगा। तो कार्बन से बंद के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने। तो जैसे ही इससे लेता है तो उस पर आता है आंशिक पॉजिटिव और इस पर आता है आंशिक नेगेटिव चार्ज। और ये सारी की सारी प्रक्रिया किसमें है, एक प्लेन में हो रही है, समतल प्लेन में हो रही है ये। ठीक है, अब ये प्रक्रिया हुई, तो जैसे ही ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो प्रक्रिया रिवर्सिबल है, अपने पीछे मैंने समझाया था उसके नादी संरचना में रिवर्सिबल होती है प्रक्रिया। तो यहाँ जो है जैसे ये कुछ हुआ तो इस पे पहला जो आक्रमण होता है वो होता है एक न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल से क्या तात्पर्य है, नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। अब बेटा ये क्यों हुआ वो समझ में आ गया होगा, पीछे मैंने इसको डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन की विद्युमता ज्यादा है कार्बन की तुलना में, तो उसके बंध में जो है वो ध्रुवणता आ जाती है, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो इस पे आंशिक ऋणावेश हो गया और कार्बन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो गया, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। अब यहाँ जो है इसके ऊपर पहला जो आक्रमण करता है फर्स्ट स्टेप में वो कौन आक्रमण करता है, एक न्यूक्लियोफाइल, एक नाभिक स्नेही, जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नाभिक स्नेही के ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस का। अभी बताया था, समझाया था थोड़ी देर पहले, तो इस चार्ज के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का। तो ये नाभिक स्नेही जो है वो आक्रमण करता है, तो माइनस किस पे आक्रमण करेगा, माइनस पे तो करने से रहा, तो माइनस आक्रमण किसके ऊपर करता है, प्लस के ऊपर। किस पे आक्रमण होगा इसका, कार्बन पे। ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ठीक है, और जैसे इसने इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आक्रमण किया तो कार्बन जो है इस कार्बन के साथ ये दो वैलेंसियां इसकी है फ्री हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इसके साथ कौन आके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन पे हो गया माइनस। ठीक है, अब ये सारी स्थिति कहाँ है, ये सारी स्थिति एक प्लेन में चल रही है, सिमेट्रिकल अपनी है, ये कंडीशन है। ए और बी यहाँ इस प्लेन में
प्रेजेंट है। तो इस तरीके से नाभिक स्नेही से आके जुड़ गया। फिर नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होता है, अगले चरण में क्या होता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, ई पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करेगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो आक्रमण किसके ऊपर करता है, ऑक्सीजन परमाणु पर। क्लियर, ऑक्सीजन परमाणु पे इसका अटैक होगा। ये भी प्रक्रिया रिवर्सिबल होती है, ये ऐसे यूं लेके चल सकता हूं मैं, आप सीधा एक स्टेप में लेके चलो तो इस तरीके से भी लेके चल सकते हो उसे। और जैसे ही इसका इसके ऊपर आक्रमण हुआ तो प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन। कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट और सेकंड, इसकी दो वैलेंसियां, फर्स्ट और सेकंड, और इसके साथ कौन आके जुड़ गया, ओ और ई। तो इस तरीके से जो है कार्बोनिल यौगिकों की जो है वो क्रियाविधि को समझाया जाता है। इस तरीके से ये क्रियाविधि इसमें संपन्न होती है। क्लियर, दोबारा देखना, इसमें कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की उष्णता अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थानांतरित होंगे, ऑक्सीजन परमाणु पे। जैसे ही ऑक्सीजन परमाणु पे बंध के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आएगा, आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे जाएगा आंशिक धनावेश। तो ये स्थिति बना ली। अब जैसे ही आंशिक ऋणावेश और धनावेश का निर्माण होता है तो सबसे पहले प्रथम पद में, बेटा ये याद रखना हमेशा, ये फर्स्ट स्टेप होगी, प्रथम पद। तो प्रथम पद में किसका आक्रमण होगा, एक न्यूक्लियोफाइल का, यानी नाभिक स्नेही का। और नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का होता है, प्लस का। तो नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करता है, कार्बन, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। और स्थिति ये आपकी सेकंड। नाभिक स्नेही के आक्रमण के बाद में दूसरा पद, सेकंड अटैक, द्वितीय पद, वो किसका होगा, ई प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, ये है अपना द्वितीय पद, द्वितीय पद। तो ये द्वितीय पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो आक्रमण करता है किसके ऊपर, कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर, और उससे जुड़ता है, योग करता है। तो फाइनल स्थिति अपने पास ये, इसे कार्बोनिल समूह की जो है नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया है उनकी क्रियाविधि द्वारा समझाया जाता है। तो ये इसकी क्रियाविधि है। अब जो अभिक्रियाएं होंगी वो सारी इसी प्रकार से संपन्न होंगी, अगर आपको ये मालूम है तो। ध्यान रखना है कि पहले पद में आक्रमणकारी कौन होगा, नाभिक स्नेही। फर्स्ट स्टेक जो है वो नाभिक स्नेही का होगा, दूसरा टेक जो होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। क्लियर है। अब यहां एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो जाता है कभी कभार कि इसके द्वारा ये संभव है क्या, ये स्थिति संभव है कि नहीं, कि कार्बोनिल समूह का कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव आया, ये बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और इसके साथ क्या आके जुड़ जाए, प्रथम पद ई। पहला आक्रमण किसका हो जाए, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। यहाँ पहला आक्रमण किसका हो रहा है, नाभिक स्नेही का। यहाँ अगर पहला आक्रमण किसका हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। क्या तो ये स्थिति संभव है, ये अस्थायी है, ये स्थिति संभव नहीं है। पहले किसका स्थायी होना जरूरी है, केंद्रीय परमाणु का। इस केंद्रीय कार्बन परमाणु का स्थायी होना आवश्यक है। आपने केंद्र को स्थायी नहीं किया और आप यहाँ इसको स्थायी करने में लगे हुए हो तो वो उत्पाद तो आपका अस्थायी होगा, स्थायी तो उसका संभव है ही नहीं, तो वो अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी। तो यहाँ जो है वो पहला अटैक इलेक्ट्रॉन स्नेही का नहीं होता है, केंद्रीय परमाणु को स्थायित्व प्रदान करना है। तो पहला अटैक किसका होगा, पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का। ये अवस्था कभी भी नहीं बनेगी, अगर बना दी तो वह कैसी है, अस्थायी है, टूट जाएगा। तो अस्थायी है तो वहाँ कोई अर्थ ही नहीं है बनाने का। तो मेन क्रियाविधि दी जाती है वो इस रूप में। आप अगर ये दर्शाते हो, ये भी दर्शाते हो और ये भी दर्शाते हो, तो ये दर्शाते हो तो उसके नीचे क्या लिखना आवश्यक है, अस्थायी। फिलहाल इसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, आप दर्शाना चाहो तो दर्शा सकते हो। तो ये स्थिति अस्थायी है और ये जो बना है अपना, ये सारा क्या है, स्थायी है। क्लियर है। तो यहाँ जो है वो आप पॉइंट लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंटों। और एक चीज़ पे और गौर करो बेटा, इसमें एक चीज़ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी हुई है, जस्ट अभी दिमाग में आई है, वो ये कि यहाँ इस कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है
उस कार्बन का संकरण क्या है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है इस क्रियाविधि में। इस कार्बन समूह में 1, 2 और 3 सिग्मा है और 1 पाई है। तो कार्बन समूह का जो संकरण होगा क्या हो गया, कार्बन समूह का जो है वो संकरण हो गया sp2। और यहाँ देखो इसके पास चारों सिग्मा बंद है जो फाइनल स्थिति है। तो कार्बन समूह का संकरण क्या हो गया sp3। तो इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं में कार्बन जो है वो अपने sp2 संकरण से किस में बदल रहा है, sp3 संकरण में परिवर्तित होता है। और जब ये संकरण की प्रक्रिया हो रही है इस तरीके से चेंज की, तो इसमें बीच में जो है वो अपने पास मध्यवर्ती भी बनता है, मध्यवर्ती बनता है जिसे अपन चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती भी कहते हैं। चतुष्फलकीय है 4 है, चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती, ये है चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती, चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती। ठीक है, तो यहां इसके नीचे जो है वो, या आप ये डायग्राम बना लो पहले, उसके नीचे ये पॉइंट लिख लो। वैसे तो पहले जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना चाहिए वो जरूरी है, तो मैं थ्योरेटिकल पॉइंट बन रहा हूँ। कुछ की ये आदतें खराब होती हैं, वो पहले पहले साथ साथ बनाता है उसके बाद में लिखता है। तो मैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ पहले वो लिखोगे आप, और उसके बाद में ये डायग्राम बना रहा है। कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है, जिसमें कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है जिसमें ऑक्सीजन की विद्युतनीयता, कार्बन की तुलना में अधिक होती है। जिसके फलस्वरूप कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उपस्थित होता है। सेकंड पॉइंट, अगला नीचे, उसके नीचे वाली लाइन से लिखोगे, ध्रुवीय अभिकर्मक से, यानी ये ध्रुवीय स्थिति हो गई, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। ध्रुवीय अभिकर्मक से जो इससे क्रिया करने वाला होगा, ध्रुवीय अभिकर्मक जो इससे क्रिया करेगा आगे, ध्रुवीय अभिकर्मक से कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, संपन्न करवाने पर ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेही, यानी न्यूक्लियोफाइल, ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेही NU ब्रैकेट में NU माइनस कर सकते हो, नाभिक स्नेही सबसे पहले कार्बोनिल समूह के
कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। सबसे पहला अटैक कहां आ रहा है? कार्बन परमाणु पर। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। तो बेटा जैसे ही आक्रमण किया तो क्या बना अपने पास? ये आक्रमण करता तो क्या बनता है? एक ऋणायन बनता है अपने पास। ऋणायन तो बन रहा है, ये ऋणायन है। और उस ऋणायन का नाम क्या है? चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती। कार्बन पर आक्रमण करता है और एक चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती, चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती का निर्माण करता है। अर्थात ऋणायन का निर्माण होता है। अर्थात ऋणायन का निर्माण होता है। अब देखो बेटा, ये ऋणायन कहाँ पे? ऑक्सीजन परमाणु पर। और ऑक्सीजन परमाणु की द्रुवता ये तो मैंने बताई दी, ज्यादा है। तो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु पे कौन सा आवेश है? ऋणावेश। और जब प्रबल विद्युत ऋणी पे ऋणावेश हो तो वो स्थिति क्या होती है? स्टेबल, स्थायी होती है। अभी यहाँ जो है वो प्लस का चार्ज होता, प्रबल विद्युत ऋणी के ऊपर प्लस का चार्ज होता, तो वो स्थिति क्या होती? अस्थायी होती। ठीक है, तो इसके आगे लिखो, यह ऋणायन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर, यह ऋणायन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होने के कारण बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है। ये बहुत स्टेबल होता है। चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती, बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखोगे, इसके दूसरे पद में अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही, अभिकर्मक का बेटा ध्यान रखना, जो सामने से आ रहा है ये है द्वितीय पद, अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी E+, ब्रैकेट में कर सकते हो आप E+, ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़ता है। और अपने पास ये स्थिति, ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़ता है और अभिक्रिया पूर्ण होती है। अभिक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद में जो है बेटा आप ये डायग्राम बनाएंगे, जो दिया हुआ, जो बनाया हुआ आपके सामने है, ये आपको कंप्लीट बनाना है। और ऑब्जेक्टिव में बेटा ये काफी पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल में भी काफी पूछा हुआ है कि कार्बोनिल यौगिकों द्वारा दी जाने वाली मुख्य अभिक्रिया, जो अपने भी 5 टाइप डिस्कस किए, उनमें सबसे मुख्य कौन सी है? वो यही है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये सबसे ज्यादा दी जाती है। थ्योरेटिकल के अंदर जो है इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि पूछ ली जाती है। ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन और हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन तो ये रहा, पहला तो ये हो गया कि मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रिया दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये कि पहला जो अटैक होता है, पहला जो आक्रमण होता है वो किसका होता है? नाभिक स्नेही का होता है। पहला आक्रमण कार्बोनिल पे किसका होता है? नाभिक स्नेही का होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ सेकंड अटैक किसका होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है। चौथा क्वेश्चन, कार्बन जो है, कार्बोनिल समूह में जो कार्बन है
वो कार्बन किसके समान व्यवहार दर्शाता है? कार्बन जो है यहाँ पे लुईस अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन परमाणु किसकी तरह व्यवहार दर्शाता है? लुईस क्षार की भांति व्यवहार दर्शाता है। इन्हीं शब्दों को चेंज करके क्या कर सकता है कि यहाँ जो है इसका व्यवहार कैसा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, पैसे से लगाव रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है। ये कैसा है? नाभिक स्नेही, जो जहाँ पैसा कम है, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वहां जाके जुड़ता है। तो इसका व्यवहार, ऑक्सीजन का व्यवहार कैसा हो गया? नाभिक स्नेही का। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें अपने इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मली लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछे हुए बेटा, तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके नीचे अगला पॉइंट लिखो, इस पूरे डायग्राम के नीचे अगला नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, प्रबल नाभिक स्नेही, प्रबल नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया, प्रबल नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया, यानी ये पूरी प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है तथा दुर्बल नाभिक स्नेही के साथ दुर्बल नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न की जाती है। संपन्न की जाती है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन और ये बेटा प्रोटोनीकृत, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन प्रोटोनीकृत हो जाता है। प्रोटोनीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश बढ़ जाता है। तथा दुर्बल नाभिक स्नेही कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर शीघ्रता से आक्रमण करता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है अपनी ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि कंप्लीट होती है। अब इस क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस तरीके से ये अभिक्रिया प्रभावित होती हैं, तो उन कारकों का, इसके प्रभावित करने वाले कारकों का, इसकी क्रियाशीलता का जो है वो डिस्कशन अपना अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।